बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैयब, रोल नंबर 109। तो आज हम करेंगे कोवेरिएंट फार्मूलेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक चैप्टर हमारा, और उसके दो सेक्शन हमने पढ़ने हैं आज। वो है 15.4 एंड 5। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। 15.4 सेक्शन हमने कर लिया था, अब हम आते हैं 15.4 सेक्शन। हाँ जी, 15.4 सेक्शन हमारे पास है जी, करंट फॉर वेक्टर्स। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक है और ये मेरा अपना PDF है। तो इसमें जो कुछ कैलकुलेशन है बुक को मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा, बाकी आप बुक से देख लें, क्योंकि ये राइटिंग जो है, इस राइटिंग की निस्बत आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब करंट फॉर वेक्टर में क्या कहता है कि चार्जेस ऑफरिंग यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई, ठीक 1। और आपको पता है एलिमेंट्री, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एलिमेंट्री चार्जेस हम कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी कैन नॉट डिपेंड ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब एक बॉडी पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्जर्स हैं वो ऑब्जर्वर पे मोशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी कि चार्जेस जो एक बॉडी पे हैं वो उस बॉडी पे डिपेंड करती हैं। अब देखने वाले पे तो थोड़ा डिपेंड करता है कि वो उसके मोशन चेंज हो और वो चेंज हो जाए। बाकी जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, लेकिन चार्ज से हट के बात करूँ, अगर आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक को आप सामने से देखो, आपको टाइम क्या नज़र आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगा। आप लेफ़्ट पे होकर देखो तो आपको जो उसकी नीडल है वो राइट को ज़रा नज़र आएगी। आप लेफ़्ट को होकर देखो तो आपको उसकी नीडल जो है वो लेफ़्ट की तरफ आप अगर जाओगे तो उसकी नीडल आपके पास थोड़ी सी राइट को आपको नज़र आएगी, राइट को होगे तो वो लेफ़्ट को नज़र आएगी। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर की मोशन चेंज होने से हमारे पास वो जो उस नीडल की पोजीशन है वो हमें चेंज लगती है। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस इलेक्ट्रॉन के केसेस में जो हम कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं किसी एक बॉडी पे, वो ऑब्जर्वर जहाँ से मर्जी देख ले वो सेम ही रहते हैं, वो ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, Hence, we may state that the total electric charge in an isolated system is relativistically invariant। अब isolated system क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, हम फिज़िक्स में पढ़ते आए हैं। isolated system के किस तरीके से होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर या फिर एनर्जी ना एंटर हो सकती है ना बाहर जा सकती है, यानी कि बाकी सारी उसके इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री होती है कि बाकी सारी चीज़ों से, इन्वायरमेंट से वो आइसोलेट होता है। इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं कि ना वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है ना मैटर ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वो कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो रिलेटिविस्टिकली इन्वेरिएंट, वो इन्वेरिएंट होता है, वो चेंज नहीं होता। रिलेटिविस्टिक मतलब हमको पता है कि हम एक मूविंग फ्रेम से देख लें या एक रेस्ट फ्रेम से देख लें, वो सेम ही रहता है। अब हमने क्या कहा कि लेट द चार्ज इन डी वी वॉल्यूम बी डी क्यू, ये वॉल्यूम एलिमेंट है कोई, और ये आपके पास कोई डी क्यू आपके पास कोई चार्ज है। ये कहता है कि इस वॉल्यूम एलिमेंट में अगर चार्ज ये है तो चार्ज ओवर वॉल्यूम जो है, यानी कि चार्ज वॉल्यूम रेशो जो आपके पास है वो रो के इक्वल होगी, जिसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब इसको डी वी को इधर आकर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब डी वी आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 x2 एंड x3। तो आपके पास dx1 dx2 dx3 आ गया। अब दोनों साइड पे 4 वेक्टर dx म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। जब दोनों साइड पे dx म्यू से मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो ये फॉर्म बन गई। अब dt से इसको डिवाइड भी कर दिया और dt से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब dx म्यू को सारी टर्म को dt से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे इसके नीचे dt लिख लिया और dt से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये वाला इतना काम करके हमने फिलहाल इसको छोड़ दिया यहाँ तक। अब हम इस टर्म की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। अब dx1 dx2 dx3 और ये dx4 बनाना है हमने, वो कैसे बनेगा, ये dt है। अब हमें पता है कि ये जो t होता है आपके dx4 होता है वो आपके पास आयोटा ct होता है। अब मैंने इसको अगर t बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx4 को आयोटा ct डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखें ये होता है। अब इससे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि x4 आपके पास आयोटा ct होता है। अब dx4 आपके पास आ गया आयोटा c dt आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, आयोटा सी इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया तो dx4 ओवर आयोटा सी इज इक्वल टू dt आ गया, यानी कि dt की वैल्यू आपके पास क्या आई, dx4 ओवर आयोटा सी। ये ऐसे निकाल ली है मैंने। ठीक है, अब जी
ये क्या कहता है, विच इज इनवेरिएंट और स्केलर, जो कि आपके पास एक इनवेरिएंट है, जो आप एक फ्रेम से देख लो, रेस्ट वाले से देख लो, मूविंग से देख लो, वो आपके पास चेंज नहीं होगी। अब इन इक्वेशन 19 द चार्ज इज इनवेरिएंट और स्केलर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड हैज लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट अ 4 वेक्टर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कहता है जो चार्ज आपके पास है इस इक्वेशन 19 में लेफ्ट हैंड साइड पे, वो 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और इनवेरिएंट है, चेंज नहीं होता है फ्रेम दूसरे फ्रेम। और जो क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो है ये भी इनवेरिएंट है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, और राइट हैंड साइड पे ये वाली जो चार टर्म्स है dx1 dx2 dx या dt, ये भी आपके पास इनवेरिएंट है। और ये भी आपके पास एक 4 वेक्टर है, ये भी 4 वेक्टर है, और ये भी 4 वेक्टर है। ये अप्लाई करता है कि ये भी आपके पास फिर 4 वेक्टर ही होगा। क्यों? ये भी 4 वेक्टर है और ये भी 4 वेक्टर है, ये दो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो फिर ये 4 वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये भी 4 वेक्टर और ये भी उसका किसी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, और उसका सोल्यूशन भी 4 वेक्टर, तो ये भी आपके पास ऑब्वियसली 4 वेक्टर ही होना चाहिए। दिस विल बी अ 4 वेक्टर। अब वी रिप्रेजेंट द 4 वेक्टर बाय GM। अब इस 4 वेक्टर को हम ये वाले टर्म को J ऑफ M से डिनोट कर देते हैं। अगर यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू म्यू की होगी वो J की वैल्यू होगी, J ऑफ म्यू रो dx म्यू ओवर dt। J1 आपके पास आ जाएगा dx1 ओवर dt। अब dx1 ओवर dx, अब ये क्या होगा, dx1 ओवर dt यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम जो आपके पास होता है वो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, तो ये u1 हो गई। सिमिलरली J2 आपके पास आ गया रो dx2 ओवर dt। अब x2 जो डिस्टेंस पे अब टाइम के लिहाज से जो कर रहा है चेंज, वो आपके पास क्या आ गया, रो u2 आपके पास आ गया, जो कि आपके पास क्या है, वेलोसिटी। ये u2 सेकंड की वेलोसिटी आपके पास, तो ये इस तरह बन गया आपके पास रो u2 बन गया J2। सिमिलरली J3 ये बन गया, और J4 अब ये देखें, J4 आपके पास था dx4 ओवर dt। x4 आपके पास क्या होता है, हमने मिन कोस की 4 वेक्टर में पढ़ा था कि पहले वेक्टर तो वैसे ही होते हैं x1 x2, तो चौथा वेक्टर टाइम होता है जिसको हम लिखते थे आयोटा ct, जो कि एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती थी। अब x4 की वैल्यू यहाँ पे पुट की आयोटा ct ओवर dt आ गया। अब आयोटा ct ओवर dt है तो हमारे पास यहाँ पे dt ओवर dt कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा c और रो बच जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नीचे चलते हैं जी, द 4 वेक्टर j म्यू, ये जो वाला 4 वेक्टर आपके पास बना J1 J2 J3 और योटा CP, इसको हम कहते हैं करंट 4 वेक्टर। J1 J2 J3 को आप J भी कह सकते हो, योटा CP अलग लिख सकते हो, ठीक है। याद करें जब हमने लास्ट चैप्टर में किया था पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था, 4 पोजीशन वेक्टर, उसमें हमने क्या किया था, R1 R2 R3 कंपोनेंट होते थे, फिर बाद में 4th वाला कंपोनेंट होता था जो वो भी इसी फॉर्म का होता है जिसमें योटा शामिल होता था। मुझे वो उसको एक्यूरेटली याद नहीं है कि वो क्या था। अब फिर हम उसको कैसे लिखते थे, R1 R2 R3 वाली टर्म को R वेक्टर लिख लेते थे पोजीशन वेक्टर, और 4th वाले को ऐसे अलग लिख लेते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही काम किया है, इसे हम करंट 4 वेक्टर कहते हैं। दिस विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम S फ्रेम टू S डैश फ्रेम, ये S फ्रेम से S डैश फ्रेम में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये इनवेरिएंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। विच इज मूविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v along x एक्सिस रिलेटिव टू S सिमिलर टू 4 वेक्टर इन फ्रेम S, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन बनती है जैसे हम पहले लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की 4 वेक्टर में सिमिलरली हमने ये कर रहे हैं। अब ये हमने ये कहाँ कैसे लेके आई, ये देखें जी, J1 डैश आपके पास इसके इक्वल होता है, इसको आप बखूबी आगाह इससे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। J1 डैश किसके इक्वल है आपके पास, J1 गैमा प्लस 0 J2 प्लस 0 J3 प्लस आयोटा बीटा गैमा J4। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, अब यहाँ पे हमने ये काम किया है कि J1 डैश को, ये इन दोनों टर्म में से गैमा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे ये किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास ये, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, J1 डैश जो है ये आपके पास इसके इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, J1 डैश आपके पास किसके इक्वल, गेमा J1 प्लस योटा बीटा J4, दोनों से गैमा कॉमन ले लिया, बीटा की वैल्यू v/c पुट कर दी, J4 की वैल्यू योटा c भी पुट कर जो हमने अभी निकाली थी, c से कैंसिल आउट हो गया, अयोटा स्क्वायर माइनस हो बन गया, तो J1 माइनस Vp बन गया। ये J2 डैश इज इक्वल टू J2 ही है, J2 डैश इज इक्वल टू J2 ही बनता है, J3 डैश इज इक्वल टू J3 ही बनता है, J4 डैश आपके पास बन जाता है अयोटा बीटा गैमा J1 प्लस 0 J2 प्लस 0 J3 प्लस गैमा
प्लस गैमा J4, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से बन जाता है। अब इसको हमने कैसे किया, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास था, ये वाली टर्म J4 की आगे ये बन गई जो मैंने अभी आपको बताया, J2 और J3 ज़ीरो हैं। अब ये वाला माइनस अयोटा, बीटा की वैल्यू क्या है V/C J1 और J4 आपके पास एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये वाली J4 की वैल्यू फिर पहले मैंने एक स्टेप बाय स्टेप पुट किया, एक स्टेप में भी पुट कर सकते हो। अब J4 की वैल्यू योटा C पे पुट कर दी। यहाँ पे आपने क्या किया, J4 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, योटा C रो डैश, P कह रहा हूँ या रो कह रहा हूँ, एक चीज़ ही बनती है, रो कह लो आप इसे, रो है ये वैसे बेसिकली, ठीक है। अब ये अयोटा C रो डैश इज इक्वल टू ये चीज़ बन गई। अब अयोटा C को मैंने इधर आके डिवाइड कर दिया, अयोटा C से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास B/C² बन गया, अयोटा से कैंसिल हो गया, J1 बन गया, माइनस टर्म है तो मैंने इस तरफ लिख दी, अयोटा C यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे रो बच गया, तो ये टर्म आपके पास बन गई। ये आपके पास क्या होगा, 10 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर करंट एंड चार्ज डेंसिटी। यार ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गई करंट एंड चार्ज डेंसिटी की, कैसे, एक फ्रेम से जो हम दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं उसकी ये चीज़ बन गई आपके पास, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवेरिएंट है, तो हमने उसमें क्या काम किया था, फिर भी हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने बताया था जो C है आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पहले बताया द चार्ज और उसके जो है वो आपके पास इनवेरिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ जो है वो भी आपके पास 4 वेक्टर है। तो हमने ये वाले वेक्टर को डील किया, इसको हमने J का नाम दिया। हम इसमें देख रहे हैं कि ये जब ट्रांसफॉर्म होता है J1 S फ्रेम से S डैश फ्रेम में, तो उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है, तो वो हमने यहाँ पे डील किया कि J1 डैश का, यानी कि J जो करंट आपके पास है वो करंट 4 वेक्टर जो करंट है वो आपके पास S फ्रेम से S डैश फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये आपके पास ये आ गया। आगे जाके हम वो भी करेंगे, इसका इन्वर्स भी करेंगे, ठीक है। 10 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी 15.5 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल A एंड 4 वेक्टर पोटेंशियल। अब वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं। मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको आप इससे बखूबी आगाह हो। अब कैसे आगाह हो इस पर, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15.3 सेक्शन में। यहाँ पे हमने ये निकाला था क्वेश्चन 16 एंड 17। ये क्वेश्चन 16 एंड 17 को हमने दोबारा यूज़ किया, यहाँ पे ये बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन 23 को कहता है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, जो 5 आपके पास था अयोटा C को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया, अयोटा ओवर C आपके पास कॉन्स्टेंट, जब इस पर आप ये स्केयर अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर जो आप अप्लाई करेंगे जब इस पर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो वही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे भी हमने योटा C से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और साथ में म्यू नोट ओवर म्यू नोट को भी मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब आगे क्या चीज़ बनी वो मैंने यहाँ पे की है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये चीज़ वहाँ पे बुक पे लिखी है, अयोटा बाय C से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड में म्यू नोट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस योटा 1/C म्यू नोट एप्सिलॉन नोट म्यू नोट P, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है 1/C म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये आपके पास किसके इक्वल बन जाती है, C के इक्वल। क्यों, क्योंकि C स्क्वायर आपके पास 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। यहाँ से C की एक वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, C की वैल्यू ये बन गई, तो इस सारी की जगह मैंने C पुट कर दिया, तो आपके पास बन गया माइनस अयोटा C P और म्यू नोट ये बाहर आ गया, ठीक हो गया जी। ये आपके पास टर्म बन गई है। अब हम चलते हैं यहाँ, ये चीज़ बन गई 10 वुई में राइट। पहली वाली इक्वेशन को वैसे लिख दिया, सेकंड वाली इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ये चीज़ बन गई। अब हमें पता है कि ये लोरेंट्स, ये ऑपरेटर जो है ये लोरेंट्स इनवेरिएंट है, हमने सेक्शन 15.32 में ये पढ़ा था, ये हमें पता है, ठीक है। A एंड अयोटा 5/C विल ट्रांसफॉर्म एज J एंड J4। अब A किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, J में, अयोटा 5/C किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, J4 में, ठीक है। However, the latter quantities represent the component of current 4 वेक्टर। ये वाली क्वांटिटी जो है J और J4 जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर, जहाँ पे J आपके पास J1 J2 J3 को रिप्रेजेंट करता है और J4 आपके पास 4th वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, J म्यू, जिसे हम ओवरऑल जिनको दोनों को मिला के J म्यू कह देते हैं।
अब हेंस ए एंड योटा फाई सी इज़ अ 4 वेक्टर एंड कॉल्ड अ 4 वेक्टर पोटेंशियल। तो ए और योटा फाई ओवर सी आपके पास एक 4 वेक्टर है जिसे हम 4 वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, जो इससे इसमें करंट 4 वेक्टर में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूजिंग ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। किस कौन सी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म, वो ये वाली हैं। अब ए म्यू को जो आपके पास 4 वेक्टर पोटेंशियल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर जिसमें आपके पास A1 A2 A3 आ जाते हैं, एंड योटा फाई ओवर सी जो आपके पास A4 है, यानी कि जो 4th वेक्टर का आपके पास पोटेंशियल है वो ये बनता है, A4 इज इक्वल टू योटा फाई ओवर सी। अब मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन कैन बी रिटन सिंगल इक्वेशन। हमने 15.3 सेक्शन जब शुरू किया था, ये जो कि मैंने अभी नहीं करवाया, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन 4 थी। जब भी हमने सेक्शन एंड किया तो हमारे पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो थी वो रिड्यूस होकर हमने कहा था ये 2 बन जाती हैं, ठीक है। इसको मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं 2। अब हमने क्या किया, हम इन दोनों को यूज़ करते हुए एंड ये मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन द सिंगल इक्वेशन, इस फॉर्म में। The transform equation from S frame to S dash frame of the components of 4 potential R। अब इसमें ट्रांसफॉर्म किया, वो कैसे किया वो मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ PDF के मैंने कैसे किया है जी। ये देखें यहाँ पे, ये आपके पास था A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश, उसने A4 डैश की जगह ये वैल्यू पुट की है योटा 5 डैश ओवर सी, वो हम बाद में पुट करेंगे। ये सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब हम देखें A1 डैश किसके इक्वल है, A1 डैश इज इक्वल है गेमा A1 प्लस योटा बीटा A4। बीटा की वैल्यू V/C मैंने पुट कर दी, A4 की वैल्यू योटा 5 ओवर सी पुट कर दी, नीचे हमारे पास C स्क्वायर बन गया, योटा से मल्टीप्लाई हो गया -1 बन गया, और ये आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। A2 डैश इज इक्वल टू A2 है, क्लियरली यहाँ से A2 डैश इज इक्वल टू A2 है, बाकी टर्म 0 हैं। A3 डैश इज इक्वल टू A3 है, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब A4 की बात करते हैं। A4 डैश आपके पास है गैमा माइनस योटा बीटा A1 प्लस A4, ये सिर्फ मैंने इसको देख के लिखा है, इसको देख के गैमा कॉमन लेके दोनों में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, बीटा की वैल्यू V/C पुट कर दी, A4 की वैल्यू योटा 5 ओवर सी पुट कर दी, अयोटा 5 डैश ओवर सी इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अयोटा बाय सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सी ओवर अयोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये 5 पॉजिटिव है, इसको शुरू में लिख लिया, और ये वाली टर्म नेगेटिव V इंटू A1 ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास बन गई, और कहाँ पे थे हम, ये चीज़ यहाँ से हमने ये चीज़ बना ली। दीज आर द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। हमने जो 12.4 सेक्शन किया उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करंट 4 वेक्टर की पढ़ी। अब 15.5 में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है A एंड 5 उसका हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी। अब इसमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है जैसे लॉरेंट्ज का इन्वर्स करते थे, यहाँ पे अगर डैश वाल यहाँ पे हम डैश लगा देते थे और दरमियान में साइन चेंज कर देते थे। सिमिलरली 5 के लिए 5 यहाँ पे रहेगा और 5 डैश इधर आ जाएगा, और 5 यानी कि डैश चेंज कर देंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब लॉरेंट्ज कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड है। जब लॉरेंट्ज कंडीशन क्या थी, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा 12.3 सेक्शन में। 12.3 में ये था जी, इसको लॉरेंट्ज कंडीशन कहते थे। अब लॉरेंट्ज कंडीशन आपको ऐसे ये चीज़ हम लिख सकते हैं, जब हम पोटेंशियल की बात की है तो ये आपके पास लॉरेंट्ज कंडीशन थी जी, ये वाली, ठीक है। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब क्या है, हम क्या अप्लाई करते होते हैं, ग्रेडियंट जो अप्लाई करते होते हैं उसको ग्रेडियंट तो स्केलर पे होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल ऑपरेटर आप ए वेक्टर पे अप्लाई करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता होता है, पार्शियल A1 ओवर पार्शियल x1, पार्शियल A2 ओवर पार्शियल x2, पार्शियल A3 ओवर पार्शियल x3, दोनों टर्म्स ऐड हो रही होती हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए का आंसर ये आ गया, और इस वाली टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि योटा 5 ओवर सी को विद रिस्पेक्ट टू योटा सी टी आप डेरिवेटिव लो तो आपको ये चीज़ बनती है। अब बुक पे ये नहीं लिखा कैसे बनती है, तो मैंने ये यहाँ पे किया है, इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि अयोटा सी टी जिसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है आपने उसको W किसी वेरिएबल के इक्वल लिख दिया, तो इसको यूज़ करते हुए मैंने ये वाली टर्म बनाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड पे, और यहाँ से टी इधर आके डिवाइड कर दी, इनके योटा 5 ओवर सी की वैल्यू आपके पास 5 W ओवर सी स्क्वायर टी बन गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी दोनों, योटा सी टी की वैल्यू W और योटा 5 ओवर सी की वैल्यू ये पुट कर दी। यहाँ पे याद रखना है 5 भी W पे डिपेंड करता है, टी भी डिपेंड करता है, वेरिएबल है, 5 भी वेरिएबल है, सिर्फ सी कांस्टेंट है।
अब हमने w को इंटीग्रेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ w जब इंटीग्रेट किया तो w यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव बच गया पार्शियल फाई ओवर पार्शियल डी का, और 1/c² कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया। तो हम इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको आयोटा फाई ओवर सी, आपके पास क्या था, आपके पास a4 था, आपको यहाँ पे याद हो तो a4 आपके पास आयोटा फाई ओवर सी था, ये थे, ठीक है। और आयोटा सी टी आपके पास क्या होता है, x4 होता है, आप ऑलरेडी जानते हो उसको। हम इस सबको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a4 लिख दिया, यहाँ पे x4 लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 0, तो इसको समेशन फॉर्म में वैसे लिख सकते हो। इसे कहते हैं लोरेंट्ज़ कंडीशन इन कोवेरिएंट फॉर्म। तो ये आपके पास दोनों सेक्शन थे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।